फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए केस लेकर आई हूँ 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इजमेंट एक्ट, संपत्ति अंतरण एवं सुखाधिकार अधिनियम से। केस का नाम है नाथ लाल एवं अन्य बनाम शिवनारायण राम एवं अन्य। रेफरेंस लिया गया है AIR 1957 AT 408। इस केस का सब्जेक्ट था 52 और केस 107 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत यह केस का विषय लिया गया था। और केस का फैक्ट है, वाद संपत्ति प्लॉट नंबर 3384 एंड प्लॉट नंबर 3385 का पहला मालिक लक्ष्मी नारायण था, जिसका कोई वारिस नहीं था, मतलब बच्चे नहीं थे। लक्ष्मी नारायण की मृत्यु होने के बाद यह संपत्ति उसकी बहन के 3 बेटों को मिलती है, जिसका नाम राम नारायण, शिव नारायण एवं गोपाल है। तो 30 में राम नारायण और शिव नारायण ने बंटवारे के लिए एक आवेदन दर्ज कराया। 1932 में डिक्री पारित की जाती है। उसके अनुसार इस संपत्ति में 1/3 हिस्सा गोपाल को प्रदान किया गया और शेष संपत्ति 2/3 पार्ट संयुक्त मालिक राम नारायण एवं शिव नारायण को दिया गया। यह डिक्री पारित होने के पूर्व 1931 में राम नारायण ने इस संपत्ति के साथ साथ अन्य कुल 27 प्लॉट को सहकारी समिति के पास बंधक रख दिया था। 1932 में राम नारायण और शिव नारायण ने शेष संपत्ति के बंटवारे के लिए आवेदन किया और प्रारंभिक डिक्री द्वारा संपत्ति का विभाजन 1/2 मतलब हाफ हिस्से के रूप में कर दिया गया। 1933 में सहकारी सोसाइटी ने इस विवादित संपत्ति के मुक्ति विलेख पारित किया। विलेख मीन रिलीज डीड पारित किया और मौखिक रूप में कहा कि मीन ओरल, मुंह से बोलना, 500 रुपये के भुगतान करने पर ही संपत्ति मुक्त होगी, मतलब इस संपत्ति को रिलीज कर दिया जाएगा। परंतु यह 500 रुपया राम नारायण द्वारा नहीं के कारण सोसाइटी ने रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया, एप्लीकेशन लगा दिया। रजिस्ट्रार द्वारा अधिकरण में आवेदन किया गया कि मीन्स ट्रिब्यूनल किया गया और ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्णय पारित किया गया कि उन 27 प्लॉट की नीलामी कराई जाए एवं सहकारी सोसाइटी ने उन प्लॉटों को नीलामी के दौरान क्रय कर लिया, मतलब खरीद लिया। सहकारी सोसाइटी ने द्वारका नामक व्यक्ति से ऋण लिया था और सोसाइटी द्वारा ऋण न चुका पाने के कारण वह संपत्ति न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा द्वारिका को दे दी जाती है। तो ये ऋण जो होता है, ऋण पत्र किसान पत्र जो होता है कोर्ट में जमा रहता है और उसके अनुसार कोर्ट का जो चार्ज होता है वो काट लिया जाता है। वही नहीं चुकाने के कारण यह संपत्ति द्वारका को दे दी जाती है और सेंट्रल बैंक द्वारा क्रय कर ली जाती है। इस बारे में आप तो जानते ही हो कि लोन लेने से बैंक कैसे कर्ज नहीं चुकाते हो तो अपना पेमेंट कैसे पूरा करती है, तो आप जानते हो। उसी तरह से सेंट्रल बैंक क्रय कर लेती है। बक्सर सेंट्रल बैंक और सहकारी सोसाइटी दोनों समापन की स्थिति में आ जाते हैं, जिसके कारण 1941 में इस संपत्ति का क्रय केदारनाथ कर लेता है, मतलब परचेज कर लेता है। राम नारायण और शिव नारायण इस मामले से अनभिज्ञ थे, मतलब उनको पता नहीं था और अपनी संपत्ति को देवेंद्र कुमार नामक आदमी को पट्टे पर दे देते हैं, मीन्स लीज। देवेंद्र संपत्ति का पंजीयन करवा लेता है। पंजीयन करवाना मीन्स जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं। इस मामले में विवाद तब पैदा होता है जब केदारनाथ उस संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करना चाहता है। यह केस ट्रायल कोर्ट यानी कि विचारण न्यायालय में जाता है और कोर्ट ने के अनुसार सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड वैध नहीं है एवं शिव नारायण अपनी संपत्ति का विक्रय करने का अधिकारी है। उसके बाद यह केस उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में पहुंचता है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए ये केस खारिज कर देता है।
उसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को सही मानते हुए अपील को अस्वीकार कर देता है और अपील खारिज कर दी जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपील खारिज करना मीन्स होता है कि इस कोर्ट में इसका फैसला नहीं हो सकता, मतलब उनके हाथ में यह पावर नहीं है, केस को आपको आगे ले जाना होगा। इस केस का प्रतिवादित विधि का सिद्धांत है, केस लंबित रहने के दौरान अंतरित की गई अचल संपत्ति के अंतरण का परिणाम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। कि कोई केस चल रहा है, आप उस ज़मीन को बेच देते हो या तो वैलिड नहीं होगा और यह कोर्ट फैसला देगा कि क्या होगा। सेकेंड है मासिक पट्टा, मौखिक रूप से भी किया जा सकता है, परंतु ईयरली या 1 वर्ष या उससे अधिक समय का पट्टा रजिस्ट्री की लिखत द्वारा ही संभव है। तो फ्रेंड्स, यह केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर केस डिस्कशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।